नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज तक आपकी मुलाकात कराई अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र के शख्सियतों के साथ, उसके बाद अधिकारियों के साथ, लेकिन आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति से जो आपको बहुत सारी मेडिकल से जुड़ी जानकारी देंगे और उत्तर प्रदेश की एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से जो बताएंगे किस तरीके से प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटियों का स्तर बढ़ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं वाइस चांसलर KGMU MLB भट्ट साहब की। MLB भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो खास बात पे। सर, अगर आपकी बात करें, आपकी शुरुआत KGMU से हुई जब आप MBBS किया करते थे लगभग 80 के दशकों में, और उसके बाद आज आप KGMU के ही वाइस चांसलर बने हैं। क्या कहेंगे इस पूरे सफ़र के बारे में? मैं 1977 में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, तब वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, एक प्रथम वर्ष के MBBS के छात्र के रूप में यहाँ पे आया। हमने MBBS करने के बाद 5 साल आर्मी मेडिकल कोर में एज ए कैप्टन सेवा की। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं शिक्षक के रूप में कार्य करता रहा, पढ़ाया वहाँ मेडिकल कॉलेज में, और बाद में फिर हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में आ गए संकाय सदस्य के रूप में। और ईश्वर की कृपा से, समाज के सभी लोगों की शुभकामना से, बड़ों के आशीर्वाद से मैं आज इस पद पर यहाँ पर बैठा हूँ। ये हमारा परम सौभाग्य है कि अपने संस्थान की सेवा करने के लिए उच्चतम पद की हमें मौका मिला। इसके लिए हम समाज के और अपने बड़ों के बहुत ही आभारी हैं और उनकी कृपा के पात्र हैं। बट साहब, एक चीज़, आपका जो करियर रहा उसमें कई बार आप जैसे आर्मी में गए, आर्मी में आप मेडिकल सेवाएं देते रहे, उसके बाद वापस आप राम मनोहर लोहिया भी गए थे, उसके बाद आप KGMU वापस आए और आप हेड रहे, उसके बाद आप वाइस चांसलर बन गए। इस दौरान आपको कई बार सम्मानित किया गया। एक सम्मान पाना सबको बहुत अच्छा लगता है, और किन किन क्षेत्रों में आपने सम्मान पाए उसके बारे में ज़रूर बताएं। सम्मान की दृष्टि से हमें वैज्ञानिक संस्थाओं के द्वारा, हम जैसे एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के प्रमुख जो सम्मान हैं, नील जोसेफ फेलोशिप और बेस्ट अवार्ड, बेस्ट पेपर अवार्ड, और तमाम साइंटिफिक एसोसिएशन के द्वारा हमें विशेष सम्मान मिलता रहा है। समाज के तमाम, लखनऊ के भी IMA के द्वारा और यहाँ के संगठनों द्वारा हमें सम्मानित किया गया। जितने संगठन हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल मेडिकोज एसोसिएशन, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान हमें माननीय श्रद्धेय गवर्नर जी के द्वारा जो सेवा के लिए सम्मान दिया गया, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा भी हमें सेवा के लिए उत्तर प्रदेश रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित। ये हमारे लिए परम गौरव का विषय रहा है, और हमें सेवा के कार्यों में जो दिया गया सम्मान है उसको मैं अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में लेता हूँ। सर, जब से आप कुलपति बने हैं, खासतौर से इस प्रमाइस के लिए और KGMU के लिए क्या आप करने की सोच लेकर आए हैं? मैं यहाँ चिकित्सा संस्थान में, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रथम रूप से बनी हुई है, तो यहाँ पे शिक्षण का स्तर हमेशा बहुत ऊंचा रहा। पूरे देश में, विश्व में इसका एक नाम रहा, और उस नाम में कुछ उसकी मर्यादा में, कुछ उसके नाम में कुछ बीच में कमी आती हुई दिखाई दी थी। उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना हमारे सबसे प्रथम उद्देश्य है, और उसकी प्राप्ति के लिए यहाँ पे मरीजों का अगर उच्चतम इलाज होगा तभी हमारे छात्रों का उच्च कोटि का शिक्षण हो पाएगा। इसलिए मरीजों के इलाज में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी बेहतर सेवा हो पाए, ये हमारा प्रथम उद्देश्य है इस संस्थान में आकर के। बीइंग अ जॉर्जियन, आप जॉर्जियन रहे, जो अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम में भी कई बार परिवर्तन होने की बात हुई, फिर वापस से KGMU को वो नाम वापस मिला जॉर्जियन का, जो आप लोग चाहते थे, जिस तरीके से एक जॉर्जियंस की पहचान थी पूरे देश में। सर, क्या कमी आई बीच में? क्या वजह रही कि जो स्तर था किंग जॉर्ज का वो गिरा? यहाँ पे समाज में तमाम व्यतिक्रम आते रहे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कमियाँ आती गईं।
विश्वविद्यालय का आकार प्रकार बढ़ता चला गया, उसके अनुरूप यहाँ पर सेवाओं की उपलब्धता नहीं हो पाई, मैन पावर की कमी रही, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कमी रही, जिससे ये थोड़ा सा नीचे के पायदान पर चला गया था। लेकिन वर्तमान में हमें बहुत ही खुशी है कि उच्च कोटि की तकनीकी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो गई। हमारे चिकित्सक तो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हमेशा रहे हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी जो हमें सहायता मिल रही है, ख़ास तौर से हमें मैन पावर और विशिष्ट कार्यक्रमों को और प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो रही हैं, इसमें जो सबसे बड़ी अगर हम एक चीज़ यहाँ से आपसे शेयर करना चाहेंगे तो हमारा पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो स्टाफ, जो हमारे चिकित्सा सेवा का एक बैकबोन होता है, वो नेग्लेक्टेड रहा। चिकित्सक तो उच्च कोटि के बन गए, डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर्स बहुत ही लगन के साथ कार्य कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण पे पूरे देश और प्रदेश में कहीं ध्यान नहीं दिया गया। जो कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा, उस दिशा में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल की स्थापना हो चुकी है। उसमें कार्यक्रम ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का पहले से ही प्रारंभ है, और अब उसको लगातार उत्तरोत्तर विकास की तरफ ले जा रहे हैं, और उसका विधिवत उद्घाटन इस इलेक्शन के हो जाने के बाद हम लोग करवा करके, और उसमें अपने सभी पैरामेडिकल सदस्यों को, नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करके, और उनको आधुनिक ज्ञान और तकनीकी और उनके प्रशिक्षण, ताकि वो बेस्ट सेवाएं दे पाएँ। और हमें लगता है कि हम इसको कर लेने के बाद उच्चतम स्तर पर पुनः पहुंच जाने में सफल होंगे। सर, ये आपने बताया जो स्किल डेवलपमेंट का काम आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, इससे और क्या क्या फ़ायदे होंगे? सिर्फ स्किल डेवलपमेंट, नर्सिंग और तमाम सेवाओं को मिलेगा, उसके अलावा क्या फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, मेडिकल चिकित्सा का कार्य एक टीम का कार्य होता है, केवल चिकित्सक मात्र से नहीं होता है। उसमें नर्सिंग, उच्च गुणवत्ता की नर्सिंग सेवाएं, उसके साथ वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन, या पैथोलॉजी जांच में, रेडियोलॉजी जांच में एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन, या तरह तरह के तकनीकी फिजियोथेरेपी और तरह तरह के लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं। उन लोगों के तकनीकी ज्ञान की वृद्धि के लिए, उनके कौशल विकास के लिए समुचित प्रयास हमारे पूरे प्रदेश और देश में, एक तरह से ये विषय थोड़ा अछूता या नेग्लेक्टेड हो गया था। अब वर्तमान सरकार ने भी इस पे ध्यान दिया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से भी हम लोग इस बात में सजग हैं कि ये बिना सुधार किए हमारी चिकित्सकीय सेवाएं उच्च कोटि की नहीं हो पाएंगी। सर, इस ओर तो आप लोग काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तमाम और चीज़ों की, डिजिटलाइजेशन की बात की जाए, इस देश में डिजिटलाइजेशन की भी बात हो रही है, इस ओर केजीएमयू की तरफ से क्या पहल की गई है? ये डिजिटलाइजेशन अत्यंत आवश्यक है, ताकि इसमें हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हम कहाँ पे हैं, और हमारे सिस्टम में जितनी भी कहीं पे करप्शन है या कोई बेईमानी है, उसको दूर किया जा सकता है। और इस दिशा में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का जो योजना है कि सारे हॉस्पिटल्स को ई हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि ओपीडी, इंडोर, ड्रग सप्लाई, उनके सारे रिकॉर्ड्स, डिस्चार्ज, सारी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दी जाएंगी, और उसको आधार से लिंक कर देने के बाद सबके रिकॉर्ड्स हमेशा सुलभ उपलब्ध रहेंगे, और उनसे उनको बेहतर सेवाएं दी जा सकेंगी। क्योंकि कई बार हमारे पास मरीज आते हैं, उनके पुराने रिकॉर्ड नहीं होते हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं होती, तो उनको एक अंधेरे में तीर मारने की स्थिति खड़ी होती है। और दूसरा, जो सिस्टम में करप्शन की बात होती है, जांच में या किसी दवा में कोई हेरा फेरी होती है, वो सब भी धीरे धीरे इसमें समाप्त किया जाएगा। और हमारे पास जो आए हुए मरीजों की संख्या है, उनकी किस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको किस तरह की सेवाओं की आवश्यकता है, तो उससे हमें फ्यूचर की प्लानिंग और नीड के प्रोजेक्शन, आवश्यकता के अनुरूप योजना बनाने में भी हमें इतनी मदद मिलेगी जिसकी मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में जहां 4000 से ज़्यादा मरीज हैं, यहाँ पे 8 से 10 हज़ार ओपीडी में मरीज दिखाने प्रतिदिन आते हैं, और उसके 10,000 कर्मचारी हैं, 5 साढ़े 6 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो इतने बड़े आकार के मेडिकल यूनिवर्सिटी में सब कुछ पेपर पे कर पाना और सुचारू रूप से बिना किसी गड़बड़ी के संभव नहीं प्रतीत होता। तो भविष्य में तो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दिशा में प्रगति करें। भट्ट साहब, आपने जिस तरीके से बताया कि डिजिटलाइजेशन कितना ज़रूरी है और पारदर्शिता के लिए, सर पिछले अगर वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो केजीएमयू में 1.25 करोड़ के लैपटॉप खरीदे गए थे, लेकिन वो धूल खा रहे थे।
इसको इस दिशा में आपने क्या काम किया है? क्योंकि ये आपके आने के पहले की घटना है और इस पे आपको ज़रूर संज्ञान गया होगा कि क्या आखिर हुआ है ये इसका? जो लैपटॉप का विषय है, इस पे हम लोगों ने हमने ज्वाइन करते ही तुरंत उस पे माननीय कार्य परिषद जो हमारे यहाँ निर्णय करने के लिए सबसे बड़ा अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वहाँ पे इस मसले को ले गए। वहाँ सम्यक विचार के बाद ये निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में एमसीआई के मानकों के अनुसार हमें परीक्षा प्रणाली करनी है। ये लैपटॉप लिए गए थे इलेक्ट्रॉनिक और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन कराने के लिए, लेकिन वर्तमान में एमसीआई के मानकों को पूरा करते हुए ये संभव नहीं प्रतीत होता था। क्योंकि लैपटॉप विश्वविद्यालय में आ गए हैं और इनका सही सदुपयोग भी किया जा सकता है, आवश्यकता भी उनकी है, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो ई हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए हमें डेस्कटॉप लैपटॉप खरीदने ही थे। तो उस दिशा में इनका सही सदुपयोग और इसको हमने आईटी सेल को देने का निर्णय माननीय कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरांत कर लिया गया है। वो आईटी सेल को हस्तांतरित कर दिया गया है और वो अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करके, और हमारा ओपीडी की सेवाएं एनआईसी के मार्गदर्शन में और उनके विशेषज्ञता तकनीकी सहयोग से हमारा ई हॉस्पिटल की दिशा में ओपीडी सेवाएं हो गई हैं और इंडोर सेवाएं हम लोग क्रमशः चरणबद्ध तरीके में जगह जगह पे कर रहे हैं। और 2-3 हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जैसे आरएलसी है, सिकियाट्री है, कार्डियोलॉजी है, वहाँ प्रथमतः हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे विश्वविद्यालय में इसको कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि हम 4 से 6 महीने में पूरे विश्वविद्यालय में इसको हम लागू कर देंगे। इसमें थोड़ा अर्थ की ज़रूरत है, जिसको हम लोग प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें थोड़ा अर्थ देंगे हार्डवेयर्स के लिए भी, और कुछ सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, जैसे रेडियोलॉजी की इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, सीटी स्कैन, एमआरआई के लिए पैक सिस्टम अकेले वो 2.5-3 करोड़ का सॉफ्टवेयर आता है, बिना उसके ये संभव नहीं होगा। तो हम लोग एनएचएम को भी लिखे हैं कि अगर वहाँ से हमें सहयोग मिल जाता है भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन से, उसकी हमें काफ़ी उम्मीद है, तो उससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। और प्रदेश सरकार को भी हमने अपनी आवश्यकता बता दी है। और तीसरे ऑप्शन के रूप में हमारे अंदरूनी जो भी आय के स्रोत हैं उस पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा धन एक साथ हम व्यय करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो इसको हम निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से इसको पूरा करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सर एक जिस तरीके से केजीएमयू की बात हो रही थी, आपने बताया कि किस तरीके से विश्व स्तरीय कॉलेज था और यहाँ से निकले हुए डॉक्टर विश्व में अपनी छवि बता रहे हैं और किंग जॉर्ज का नाम प्रसिद्ध कर रहे हैं। सर लोकप्रियता तो अलग चीज़ है, एमिनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की दिशा में क्या काम हो रहा है? इस दिशा में बहुत ही आशातीत सुधार हुआ है। मेरे कुलपति बनने के बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि हमारे विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माध्यम से नैक का ए ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। ये एक्रेडिटेशन हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वर्तमान में आवश्यक कर दिया गया, सारे विश्वविद्यालयों के लिए। और शायद उत्तर प्रदेश का हम पहला विश्वविद्यालय थे, सारे सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी सब मिला जुला करके। तो ये हमारे लिए परम गौरव का विषय रहा है कि नैक का ए ग्रेड का हमें एक्रेडिटेशन मिला है। हम लोगों की जो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF जिसको कहते हैं, उसमें भी विश्वविद्यालय देश में करीब 1000 हैं, उसमें हमें 16वीं रैंक मिली। ये भी बहुत ही गौरव का विषय था। और इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ हमारे विश्वविद्यालय के आकार प्रकार को देखते हुए, यहाँ उच्च गुणवत्ता के शिक्षण कार्यक्रम को देखते हुए हमें इस इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। लेकिन अभी यात्रा काफ़ी तय करनी है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अगर हमें फाइनल अवार्ड हो जाता है तो ये विश्वविद्यालय की आगे प्रगति के लिए हमारे लिए बहुत ही रास्ता आसान और प्रशस्त हो जाएगा। और हम इस दिशा में उम्मीद भी करते हैं। इस फॉर्म को हम लोग सीरियसली भर रहे हैं। तो गुणवत्ता की दृष्टि की जो बात आपने की, ये विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज हमेशा विश्व में उच्च कोटि की शिक्षा, मेडिकल शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है। वो हमारी गुणवत्ता अभी भी बरकरार है। और हमें उम्मीद है कि वर्तमान में जो हम लोग अपने उच्च कोटि के चिकित्सा शिक्षकों के माध्यम से, और हमारे पास उच्च कोटि के छात्र भी आते हैं, सब टॉपर पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे मेडिकल कॉलेज में आते हैं, तो हमें नहीं दिखाई देता कि किसी कारण से हम उसमें पीछे जाएंगे। इसमें तो हमें उत्तरोत्तर और आगे जाना है और इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। सर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को के जो मानक हैं या क्या
उसमें क्या खासियत होती है, उसके बारे में ज़रा कम शब्दों में बता दें। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में जो सबसे बड़ा चीज़ है कि 200 करोड़ पर ईयर 5 साल के लिए हमें विकास के लिए मिलेगा धन भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। उसके अलावा इसमें काफ़ी स्वायत्तता मिलेगी, वो ज़्यादा महत्व रखता है। उस स्वायत्तता में हमें ये होगा कि हम 30% तक एक्स्ट्रा फैकल्टी फॉरेन से, इंडस्ट्री से, इंटरनेशनली और नेशनली दोनों स्रोतों से, जो किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं लेकिन उनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन वो शीर्ष पे हैं अपने क्षेत्र में, तो उनकी सेवाओं को हम लोग ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 25% तक हम छात्रों को ले सकते हैं और हमारे जो चिकित्सा संकाय सदस्य हैं, छात्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 500 टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में बिना किसी रोक टोक के ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए हम लोग धन व्यय कर सकते हैं। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एचआरएफ के बारे में जानेंगे और पर्यावरण पे जो इस समय हो रहा है उसके बारे में जरूर जानेंगे, ताकि जनता को ये पता चल सके कि पर्यावरण में जो भी बदलाव हो रहे हैं उनसे किस तरह बचा जाए और किस तरह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका, और हमारे साथ हैं आज केजीएमयू के वाइस चांसलर एमएलबी भट्ट साहब। भट्ट साहब, आपसे जिस तरह चर्चा हो रही थी केजीएमयू के अब तक की उपलब्धियों के बारे में और क्या केजीएमयू कर रहा है देश और प्रदेश के लिए, उसके बारे में आपने बहुत बखूबी बताया। सर, अब एचआरएफ का दर्जा कब मिलेगा? एचआरएफ, हमने विश्वविद्यालय का कुलपति का कार्यभार ग्रहण करते ही हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता में एचआरएफ शुरू करना था, क्योंकि एचआरएफ का एक सिस्टम ऐसा है जिसमें किसी तरीके की हेराफेरी, गड़बड़ी की संभावना दूर हो जाती है और मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सस्ती दवाएं उपलब्ध होती हैं। तो उसमें उसको लागू करने में जो यहाँ पे समस्याएं थीं वो मुख्यतः ये थी कि एचआरएफ की व्यवस्था वहाँ केवल सीधे लागू की जा सकती है जहाँ पे सारे मरीज अपना इलाज का व्यय स्वयं वहन करते हैं। हम लोग यहाँ पे गरीब मरीजों को फ्री इलाज देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट आए हुए उन मरीजों को हम लोग मुफ्त इलाज देते हैं जिनके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। हमारे पास ट्रॉमा सेंटर में आए मरीजों को 24 घंटे अनिवार्यतः मुफ्त इलाज हम लोग देते हैं। इस व्यवस्था में जो भी आदमी अगर यहाँ भर्ती है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट गरीबी का नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं इसका पैसा नहीं है इस जांच के लिए, इस ऑपरेशन के लिए, इस दवा के लिए, तो उसको भी हम लोग दवा उपलब्ध कराते हैं मानवीय आधार पर। और उत्तर प्रदेश सरकार की इस मूलभूत नीति के तहत कराते हैं कि गरीब मरीजों का इलाज के लिए व्यवस्था, इसमें हम अगर डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो बीमारी तो इंतज़ार करेगी नहीं। इसकी वजह से हम लोग आसानी से इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस दिशा में बहुत प्रगति ये हुई कि अमृत फार्मेसी के 2 काउंटर खुल गए। 3 काउंटर हम और खोलने जा रहे हैं जो भारत सरकार से उच्च गुणवत्ता की सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं उसमें। दूसरा, हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की भी दुकानें हम शीघ्र खोलेंगे, उसकी टेंडर प्रोसेस शुरू करके, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा नियमावली नहीं बन पा रही थी, भारत सरकार की तरफ से ही गाइडलाइंस क्लियर नहीं मिल रही थी सरकारी अस्पतालों के लिए। और उसके साथ ही साथ जो मरीज अपना व्यय भुगतान खुद करते हैं या जो सरकारी विभागों से आते हैं उनके लिए एचआरएफ की व्यवस्था भी और प्राइवेट वार्ड के मरीजों के लिए भी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर निर्णय ले लिया गया, उनको स्थान उपलब्ध करा दिया गया है और हमें उम्मीद है शीघ्र ही 1 महीने से 2 महीने में ये भी एचआरएफ की सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। जब तक एचआरएफ नहीं शुरू हो रहा है तब तक एक यहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से कार्यरत है, उसके माध्यम से मरीजों को एचआरएफ जैसी ही सेवाएं सस्ती दरों पे उपलब्ध कराई जा रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से वितरण की दृष्टि से दवा, सस्ती दवा, एचआरएफ का मेथड ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए उसको हम शीघ्र ही लागू करके और मरीजों के लिए जो भी सब बेहतर से बेहतर हो सकता है करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, जेपी नड्डा साहब और आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, इसमें अमृत फार्मेसी वाली बात हुई, जिसमें कहा गया कैंसर और जैसे कार्डियो के स्टंट्स हैं, इन सब की जो दर है वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी, 80 से 90% तक सस्ती हो जाएगी। लेकिन सर, समस्या ये आती है कि अमृत फार्मेसी में कई बार दवाइयाँ की कमी देखी गई है। हाँ, तो उसमें जो वेंडर्स हैं सब दवा नहीं उपलब्ध करा पाते। हम लोगों को ज्यों शिकायत मिलती है उस पर कार्रवाई करते हैं और तब तक ये स्टेंट वगैरह के लिए हमने जो यहाँ पे व्यवस्था की हुई
है कि एसजीपीजीआई में जो एचआरएफ के रेट पे स्टंट यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब एचआरएफ में चूँकि मरीज के पास सिरहाने उसके दवा पहुँच जाती है, और इसमें इस व्यवस्था में भी होता है कि उसको जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उनको किसी तरह की असुविधा न हो, इसको तो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वो पूरी व्यवस्था लागू करने में, जैसा कि मैंने बताया, कि कुछ तकनीकी स्थितियाँ थी। ये हॉस्पिटल जब हमारा चालू हो जाएगा तब इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तब ये हमारा स्मूथ तरीके से होने लगेगा। चलिए, पूरी उम्मीद है कि ये जल्द चालू हो और लोगों को फायदा पहुंचे। सर, पर्यावरण आज की डेट में अगर बात करें, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली था और अब एक्यूआई की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के कई जो जिले हैं वो प्रभावित हैं। प्रदूषण से बचने के लिए क्या किया जाए और प्रदूषण की वजह आप क्या मान रहे हैं? एक तो जो पर्यावरण का विषय है, हम विश्वविद्यालय स्तर पे पहली बात मैं करना चाहूँगा, फिर समाज की दृष्टि से। विश्वविद्यालय स्तर पर चूँकि ये मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पे है, तो बायोमेडिकल वेस्ट बहुत पैदा होता है और उसमें काफ़ी इन्फेक्टिव मटेरियल भी होता है। अगर उसका सही डिस्पोजल नहीं होगा तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और शायद स्वास्थ्य की दृष्टि से इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता मनुष्य के, क्योंकि संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर और अनजान लोगों को इसकी चपेट में आने का डर रहता है। उस दृष्टि में चिकित्सा विश्वविद्यालय ने बहुत प्रगति की है, और हमारा जो यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है वो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका सेफ डिस्पोजल कर रहा है। सारे इन्फेक्टेड मटेरियल को पहले स्टरलाइज करके डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर उसको श्रेड करके उसको बेच दिया जाता है। उससे लगभग 1.5 लाख रुपए महीने का हम लोग आमदनी करते हैं। उस आमदनी से ही हम इस विश्वविद्यालय के परिसर का पूरा रख रखाव कर रहे हैं। इसीलिए हमारा विश्वविद्यालय इतनी अच्छी तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, साफ़ सुथरा हरियाली के साथ में। तो इसको पूरी क्रेडिट हमारी यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जाता है। और दूसरा जो पर्यावरण की दृष्टि से संकट इस समय आया हुआ है वातावरण प्रदूषण की दृष्टि से, इसमें जो सरकार द्वारा प्रभावी कदम लिए जा रहे हैं कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ को कम करना, कोई जलाने का काम शहरी इलाके में न किया जाए, इंडस्ट्री को यहाँ पे बंद किया जाए या इंडस्ट्री शहर से बाहर कर दी जाए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से बहुत होता है। बायोलॉजिकल जो बायोफ्यूल हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल हैं, उनको जलाना, या जाड़े के दिनों में जो अलाव जलाया जाता है या टायर जो जलाया जाता है, तो ये सब पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़े संकट हैं। और दूर में अगर इसका प्रभावी कदम उठाना है तो हमें और ज़्यादा पौधे लगाने होंगे, हरियाली बढ़ानी होगी। और इस जो हमारी व्हीकल्स हैं उनका जो सबसे बड़ा इस समय संकट है प्रदूषण की दृष्टि से, तो उसमें उच्च गुणवत्ता की, जिसका कि एमिशन नॉर्म्स बेटर हों, उनको ही लाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ा करके, जैसे मेट्रो है, बसेज़ हैं, रोडवेज बसेज़ हैं, सिटी बसेज़ हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि व्यक्तिगत ट्रांसपोर्ट लोग कम प्रयोग करें, तो इससे वातावरण प्रदूषण पर प्रभावी इसके लिए क्या प्रभावी कदम, मतलब आम जनता, जैसे अगर बात की जाए अभिषेक मिश्रा की, तो अभिषेक मिश्रा कोई प्रदूषण नहीं फैला रहे, वो निकलते हैं, उनका मजबूरी है बाहर जाना, सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन वो अपने फेफड़ों को कैसे सुरक्षित करें, वो अपनी जिंदगी को कैसे बचाएं? देखिए, प्रदूषण की दृष्टि से मनुष्य माना जाता है पूरे विश्व में मानवीय जो कार्य हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, वो सबसे बड़ा प्रदूषण है। उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, तमाम हम शरीर से मल पदार्थ निकालते हैं, हमारे खाने पीने पहनने में बहुत सी चीज़ें हैं जो केमिकल्स का प्रयोग होता है, खाने में जो वेस्ट बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, खाने के बाद जो कचरा होता है, बर्तन साफ सफाई होती है, घर का जो सीवेज वाटर है, तो ह्यूमन एक्टिविटी आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है। अब उस ह्यूमन एक्टिविटी को अभी वातावरण के प्रति ध्यान न देते हुए, डिसरिगार्ड करते हुए किया जा रहा था। अब समय आ गया है कि हम उसको सही तरीके से करें, कम से कम वेस्ट करें, कम से कम पानी वेस्ट करें, हरियाली लगाएं, अपने एक्टिविटीज़ में जितना हो सके डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है। हम व्हीकल का कम से कम प्रयोग करें, चाहे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं पे मिल रहा है तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। तो व्यक्ति को ये मानना होगा कि हम ही सबसे जिम्मेदार हैं इसको प्रभावी कदम उठाने के लिए। सरकार की तरफ जो सब लोगों की आशा है कि सरकार इस पर प्रभावी कदम उठाएगी, सरकार उठा ही रही है। कल हमें बड़ा आनंद आया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्टिफिशियल रेन करके और धुलाई करके
लगे और पहले स्थान से 14वें स्थान पर प्रदूषण के इंडेक्स में लखनऊ को लाया गया। तो ये प्रभावी कदम है, लेकिन हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने स्तर पर प्रदूषण से बचें। अगर एक बल्ब कहीं पे अनावश्यक जल रहा उसको बुझाएं तो समझ लीजिए वो प्रदूषण बचाने की दिशा में है, क्योंकि बल्ब जलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही, कहीं पे कोयला उसके लिए जलाया जा रहा है। तो ये पूरा प्रकृति का जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति को सजग प्रहरी के रूप में वातावरण का रक्षक बनना हर होगा। तरीके से हर चीज का बचाव किया जाए और हर चीज को सही जगह किया जाए। सर, क्या किया जाए, उपाय क्या है? मतलब जब आप रोड पे निकलते हैं, आप रोड से अपने काम रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ता है आम नागरिकों को, वो क्या करें? मास्क की बात आती है, मास्क लगाएं, और क्या क्या चीजें और खान पान में क्या बदलाव किए जा सकते हैं? मास्क लगाने के लिए तो एक चीज़ है। दूसरा, जब ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण का समय हो तो उसमें ट्रैफिक में व्हीकल में कम से कम उस समय जाएं। और दूसरी चीज़ इसमें जो बचत करने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ पे प्रभावी तरीके से कदम उठाने के लिए जितने जैसे ईंट के भट्ठे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, शहर से बाहर कर दिए जाएं। दूसरा, हमारे जो ज़िला और गांव और तहसील है उस लेवल पे अगर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है वो रोका जा सकता है। तो ये बहुत दूरगामी योजना होगा। व्यक्तिगत स्तर पे मास्क लगा करके कुछ स्तर तक बचा जा सकता है। घर में क्रॉस वेंटिलेशन होना अति आवश्यक है। शहरों में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं तो भीतर जो गंदी हवा आ जा रही है, उसके अलावा बहुत ही वोलेटाइल केमिकल्स इंडोर में पैदा होते हैं, वो बहुत बड़ा संकट है। मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से मैं यहाँ पे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में वातावरण प्रदूषण जो बाहर का प्रदूषण है, आउटडोर पोल्यूशन है, उससे करीब 6 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष होती है। उसकी तरफ सबका ध्यान गया है। घर के अंदरूनी जिसे इंडोर पोल्यूशन कहते हैं, उससे 10 लाख लोगों की प्रतिवर्ष मौत होती है। 6 लाख के तुलना में 10 लाख लोग, 1.5 गुना से ज़्यादा, और उस पर लोगों का ध्यान नहीं गया है। और उसमें हमें क्या करना है कि घर के अंदर भी जो पौधे लगाए जा सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। घर में अनावश्यक किसी तरीके का धुआं, धूम्रपान या आग जलाने की कोई प्रक्रिया न की जाए। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इसमें पब्लिक एजुकेशन स्कूलों के माध्यम से और जन सामान्य का की जो जिम्मेदारी है उसको हमें लेना होगा, तभी जाकर के हम उसमें सही दिशा में प्रगति कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ केजीएमयू के वाइस चांसलर एमएलबी भट्ट साहब, जिन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हम लोग प्रदूषण से बचे नहीं। अगर उससे बचना है तो आपको नैतिक जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा चीजों को बचाइए, चाहे प्राकृतिक स्रोत हो, चाहे आपके द्वारा किया जा रहा कोई वेस्ट हो। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत।